ट्यूबरकुलोसिस जितना कहा जाता है उतना ही खतरनाक है या इसको ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बात की जाती है? नहीं, डेफिनेटली दिस इज रियली अ सीरियस प्रॉब्लम एंड एक टाइम पर इसको नाइलाज बोलते थे, छुआछूत बोला। और अगर जो ड्रॉपलेट्स चले गए, ठीक है, तो और वो आपके अंदर चले गए, तो कितने चांसेस हैं कि आपको भी टीबी हो सकता है? कोविड का जरा भी कांटेक्ट हुआ तो साथ ही साथ हो गई। करेक्ट। तो इसमें ऐसा नहीं होता। अगर खांसी हो तो खांसी तो वॉपिंग कफ भी हो सकता है, नॉर्मल जुकाम खांसी वायरल भी हो सकता है, तो ये कैसे पता लगे कि ये टीबी ही है? खुदा ना खास्ता अगर आपके परिवार में किसी को टीबी हो जाए तो क्या एहतियात बरतनी चाहिए? जो कपड़ों बर्तन पे बैठ गए वो जनरली टीबी नहीं करते ही नहीं है। एक से दूसरे को होती है कि इसका कोई और कारण भी हो सकता है। लोग बताते नहीं है कि भी मेरे को टीबी है, मास्क भी नहीं डालते। अगर शुगर अनकंट्रोल है तो जिस दसिया कि साडे अंदर टीबी दबी हुई है वो उठ खड़ती है एंड देन इट स्प्रेड्स लाइक ए वाइल्ड फायर। आसान तरीका कौन सा है, मतलब एक वाजिब तरीका जो हमें लगता है कि ये करके तो आपको टीबी नहीं हो सकती? प्रॉब्लम्स आती हैं, खांसी आती है, कुछ है, उसको इग्नोर मत। जो लोग मिडवे ट्रीटमेंट बीच में छोड़ देते हैं उसमें फिर रेजिस्टेंट टीबी बन जाती है जिस पे सिंपल दवाइयां भी नहीं असर करती। ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी है, वो ला इलाज बिल्कुल भी नहीं है। The world's top infectious killer TB, tuberculosis। आज हमारे साथ हैं renowned chest specialist, ex vice principal DMC, ex head of department DMC, Dr. Vik। Welcome, Dr. Vik। Thank you, thank you। Dr. Vik, सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि ट्यूबरकुलोसिस जितना कहा जाता है उतना ही खतरनाक है या इसको ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बात की जाती है? नहीं, डेफिनेटली दिस इज रियली अ सीरियस प्रॉब्लम एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट इट इज नाउ क्योरेबल। एक टाइम पर इसको नाइलाज बोलते थे, छुआछूत बोला। और डेफिनेटली ये जो एक दूसरे से स्प्रेड होती है, देयर इज नो डाउट, स्टिल अभी भी है जो कैटेगरी जिसको हम स्पूटम पॉजिटिव बोलते हैं, जिनके बलगम में टीबी के जरासीन आते हैं, उनमें तो बहुत हाई रिस्क होता है कि जो फैमिली मेंबर्स हैं या जो छोटे बच्चे हैं जो भी उनके कांटेक्ट में आते हैं उनको रिस्क रहता है। और स्पेशली जब कफ करते हैं तो इसमें क्या होता है कि एक बड़े स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जो एयर में आ जाते हैं, उनको हम ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई कहते हैं। वो इतने छोटे होते हैं कि जब हम दूसरा पर्सन जब सांस लेता है तो वो अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं, सो दैट बिकम्स ए सोर्स। यहाँ पर दो चीज़ें जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी। एक तो पहली चीज़ कि अगर जो ड्रॉपलेट्स चले गए, ठीक है, तो और वो आपके अंदर चले गए, तो कितने चांसेस हैं कि आपको भी टीबी हो सकता है? नहीं, देखिए ये डिपेंड करता है कि आपकी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि एक एक्सपोजर हुआ तो आपको टीबी हो ही गई। जैसे कोविड वाज ए डिफरेंट थिंग ना, कि आपका जरा भी कांटेक्ट हुआ तो साथ ही साथ हो गई। करेक्ट। तो इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें आपकी एक बेसिक इम्यूनिटी होती है, सेल इम्यूनिटी बोलते हैं। और रादर जैसे बहुत सारे कंट्रीज में इंक्लूडिंग इंडिया हम लोग जो एक BCG वैक्सीनेशन भी देते हैं, बचपन में देते हैं, जो यहाँ पर टीका लगता है, निशान अभी तक रहता है BCG का, चलते हैं। तो उसमें ये होता है कि BCG प्रोटेक्शन देती है, नॉट दैट कि BCG लगी तो टीबी नहीं होगी, अगर होगी तो माइल्ड होगी। और बच्चों में रादर इनफैक्ट और भी ज्यादा देखा गया कि प्रोटेक्शन और मिल जाती है, सीरियस टीबी नहीं रहती। तो अब यहाँ पर मुझे लगता है जो एक आम इंसान जरूर जानना चाहेगा डॉक्टर विक कि अगर खांसी हो तो खांसी तो वॉपिंग कफ भी हो सकता है, नॉर्मल जुकाम खांसी वायरल भी हो सकता है, तो ये कैसे पता लगे कि ये टीबी ही है? सबसे पहला लक्षण इसमें ना एक सिंपल सा डिक्टम हम कहते हैं कि एनी कफ व्हिच परसिस्ट मोर देन 2 वीक्स, 2 हफ्ते से ज्यादा कोई भी अगर आपको खांसी है तो वो टीबी हो सकता है। इवैल्यूएट कराइए, रूल आउट कराइए। तो इवैल्यूएट कैसे कराया जा सकता है, क्या क्या तरीके हैं? इवैल्यूएट में सबसे ज्यादा तो ये हो जाता है कि
जैसे बताया कि स्पूटम टेस्ट हो जाता है, और आजकल जितनी भी गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज है वहाँ पे ये फ्री चेकिंग होती है। और अगर ज़्यादा लगे तो इवन एक्सरेज भी हेल्प करते हैं। बाकी फिर सिम्टम्स बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि जैसे आपने बोला कि नॉर्मल कफ कोल्ड तो हर एक को होता रहता है, पर यूजली जैसे वायरल्स भी हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो 5-7 डेज में सेटल हो जाना चाहिए। राइट। क्या सिम्टम्स क्या बताए हैं आपने, लक्षण क्या है? इसमें लक्षण में ही आ जाता है कि अगर आपका वजन कम हो रहा है, ठीक है, भूख कम हो रही है, और नॉर्मली इसमें ना हाई ग्रेड फीवर नहीं होता, हल्का बुखार जिसे कहते हैं 9900 इवनिंग राइज बोलते हैं उसको। अच्छा जी। शाम के टाइम पर रोज हो रहा है। हाँ, फिर तो ये पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तो इसमें आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि कहीं मेरे को टीबी तो नहीं हो रही। और स्पेशली अगर घर में कोई कॉन्टैक्ट है ऑलरेडी कोई चल रहा है तो उसमें फिर रिस्क और हाई हो जाता है, ज्यादा चांसेस हो तो सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि अगर आपको ये सिम्टम है तो आप खुद जाकर विजिट करो। और कौन सा टेस्ट है जिससे पूरा... जैसे बताया कि बलगम है, जैसे बलगम टीबी के लिए टेस्ट हो जाती है, और वो जितनी डिस्पेंसरीज हैं सब में फ्री हो जाती है। अब इसमें लेवल्स भी होते हैं ना, लेवल 1 या लेवल 2 इस तरह का भी होता है कि ये आपका टीबी क्रॉनिक है, ये टीबी माइल्ड है, या एक टीबी की कैटेगरी होती है जो कम्युनिकेबल नहीं है? वही टीबी ना एक ब्रॉडली हम 2 तरह की बोलते हैं, एक फेफड़ों की टीबी, पल्मोनरी कहते हैं, एक्स्ट्रा पल्मोनरी फेफड़ों की नहीं है, बाकी जगह की है, जैसे सपोज पेट की है, हड्डियों की है, यूट्रस की है, किडनी की है। टीबी कैन इन्वॉल्व एनी बॉडी का ऑर्गन, ब्रेन की है, पर जो मेन कम्युनिकेशन होती है, क्योंकि वो जो फेफड़ों की टीबी है उसमें रहती है। तो फेफड़ों की जो टीबी है वो कोई उसका लेवल नहीं, वो सारे कम्युनिकेबल हैं जो आपकी लंग्स की टीबी। और डेफिनेटली जैसे बताया कि उसमें फिर 2 कैटेगरी होगी ना, एक स्पूटम पॉजिटिव है, एक स्पूटम नेगेटिव है। ओके। जो स्पूटम पॉजिटिव है वो स्पूटम इज बलगम पॉजिटिव, बलगम जो टीबी के लिए पॉजिटिव आ रही है, टीबी के जरासीन आ रहे हैं, उसमें भी फिर आगे ग्रेडिंग हो जाती है। स्पूटम 1+ है, 2+ है, 3+ है, तो जितना वो नेचुरली लेवल बढ़ेगा उतना फिर उसका और रिस्क ऑफ कम्युनिकेशन। तो खुदा ना खास्ता अगर आपके परिवार में किसी को टीबी हो जाए तो क्या एहतियात बरतनी चाहिए? नहीं, बेसिकली जैसे बताया ना, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि फेफड़ों की टीबी है और स्पूटम पॉजिटिव है, तो उसमें क्या है कि छोटे बच्चों का काफ़ी ध्यान रखना चाहिए। पहले ज़माने में जब होता था कि जो पेशेंट है उसके बर्तन यूज़ करने हैं, कपड़े नहीं करने हैं, वो चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं, फोमाइट्स बोलते हैं। अब ये देखा गया कि जो बलगम में जरासीम टीबी के जो कपड़ों या उस लेवल पे या ज़मीन पे बैठ जाते हैं वो टीबी नहीं करते हैं। तो जैसे आपको शुरू में बताया था कि जो हवा में ड्रॉपलेट न्यूक्लियर वो रिस्क होता है, वो टीबी करते हैं। जो कपड़ों बर्तन पे बैठ गए वो जनरली टीबी नहीं करते हैं, जनरली नहीं करते ही नहीं है। इसीलिए अब ट्रीटमेंट जो है वो घरों में शुरू हो गई। अदरवाइज एट वन टाइम जब प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट नहीं था तब सैनिटोरियम्स होते थे, हॉस्पिटल्स जो स्पेशली टीबी के हिल स्टेशन पे बनाए जाते थे ताकि पेशेंट को खुली फ्रेश हवा मिले, सनलाइट मिले। ये सबसे ज़्यादा मोर ऑफ इम्पावर्ड जो पुअर पेशेंट्स है या पुअर कैटेगरी है, जहाँ ओवर क्राउडिंग है, ओवर क्राउडिंग जहाँ रहती है, सनलाइट नहीं है। अब जैसे देखा कई कम्युनिटीज, कई वर्क प्लेसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर एक ही कमरे में 10-10, 20-20 जने काम कर रहे हैं। तो वहाँ पर अगर एक को हुआ, एक को हुई है तो जाहिर सी बात है कि हवा से। सबसे बड़ा कारण क्या है अगर हम होने का? हाँ जी, सबसे वो तो जैसे आपको बताया ना कि अनफॉर्चुनेटली जो हमारी कंट्री है उसमें टीबी है, और इसी तरह वो क्योंकि इग्नोर हो जाती है। और नॉर्मली पहले तो लोग सोचेंगे कि चलो ये सिंपल खांसी है या वो बढ़ जाती है, फिर जब पता लगता है उसमें फिर एक और बड़ा इशू आता है कि लोग बताते नहीं है कि भी मेरे को टीबी है, मास्क भी नहीं डालते। अभी तो फिर भी कोविड के बाद मास्क कंपैरेटिवली लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये होता है जी पता ना लग जाए, उस चक्कर में वर्क पे जाएंगे तो उल्टा चक्कर होगा कि जितने आपके साथ में मेंबर्स है, क्योंकि जितने आवर्स आप इकट्ठे स्पेंड करते हो और जब आप कफ करते हो तो मैक्सिमम जो ड्रॉपलेट्स निकलती हैं। नहीं, तो मैं यहाँ पे जो समझना चाह रही हूँ डॉक्टर विक वो ये है कि ये सिर्फ कम्युनिकेबल है, एक से दूसरे को होती है कि इसका कोई और कारण भी हो सकता है कि आप कुछ खा पी रहे हैं? नहीं, एक तो होता है कि एक से दूसरे को, एक होता है हम सब के अंदर ना टीबी के जरासीम दबे हुए हैं।
तो जैसे कई बीमारी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ है, या आपकी हेल्थ बहुत लो चलेगी, HIV फॉर एग्जांपल है, जो पेशेंट स्टीरॉइड्स पे होते हैं, ओरल स्टीरॉइड्स पे, अब बहुत सारी बीमारियों में स्पेशली जो क्वैक्स वगैरह वो स्टीरॉइड की पुड़ियाँ देते रहते हैं। करेक्ट। तो उसमें जो रिस्क ऑफ जिसे कहते हैं कि उठने का बीमारी बहुत बढ़ जाता है। तो इसके लिए उसको एक एंडोजन, जैसे पेशेंट की आके साड़ी दा खानदान च नहीं हैगी सी, सानू किस तरह होगी, तो भी से कि तुहाडी इम्यूनिटी कम होने की वजह से, हाँ। और या कोई ना कोई रीज़न बन गया जिसमें आपकी इम्यूनिटी ब्रेक कर गई, तो वो ਉੱਠ ਖੜਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਕਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟੀਕੇ ਲਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਬੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟੀਬੀ ਹੋਣ ਦੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰੇਗੀ, जैसे फॉर एग्जांपल एस्थमा है, जैसे हाँ एस्थमा ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਾਂ मतलब इट वी से कि ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਪੁੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ, ਸਟੀਰੋਇਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸਥਮਾ ਤਾਂ ਦਬ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਔਰ TB इज वन ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। तो और शुगर वाले पेशेंट ਤਾਂ 5 to 10 टाइम्स, अगर शुगर अनकंट्रोल है तो जिसा दसिया कि साडे अंदर TB दबी हुई है, वो उठ खड़ती है, एंड देन इट स्प्रेड्स लाइक ए वाइल्ड फायर। अनफॉर्चुनेटली जे शुगर अनकंट्रोल है, सारी बीमारियां बहुत स्पीड नाल बढ़ती है। तो आपने बताया कि जो लोग क्वैक्स के पास जाते हैं, जो कि क्वालिफाइड डॉक्टर्स नहीं हैं, वो आपको स्टीरॉइड्स दे देते हैं या फिर इंजेक्शन लगा देते हैं, उससे बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। उससे जैसे बताया कि उससे आपकी शारीरिक शक्ति कम हो जाती है ना, तो जो हमारे अंदर TB दबी होती है, वो फिर उसके उठ खड़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। हाँ, और शुगर और डायबिटीज़ के लोगों को, और HIV के लोगों को। सो अब तो गवर्नमेंट की तरफ से जो पेशेंट TB की ट्रीटमेंट के लिए जाता है, उसका HIV टेस्टिंग भी वो फ्री करते हैं, जस्ट टू नो कि भी कहीं वो कोइंसिडेंस मतलब साथ में वो तो नहीं है, या ड्रग एडिक्ट्स हैं जो, तो इन सब कैटेगरी में वो बढ़ जाती है। तो जैसे गुटखा, पान मसाला होता है, सिगरेट स्मोकिंग होती है। स्मोकिंग इज एक, जिसे कहते हैं कि वो बेसिकली नॉट डायरेक्टली, पर इम्यूनिटी तो डाउन करती है ना। सो जो हैवी स्मोकर्स होते हैं उनमें हालांकि फर्स्ट तो लंग कैंसर का रहता है, पर इनका भी रिस्क हो जाता है, TB का रिस्क भी हो जाता है। तो जो हम एक आम इंसान की अगर भाषा में बात करें, तो TB से बचने का सबसे आसान तरीका कौन सा है? मतलब एक वाजिब तरीका जो हमें लगता है कि ये करके तो आपको TB नहीं हो सकता। नहीं, उसमें देखिए वो सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि आप अपनी हेल्थ को जो वो हेल्थ को प्रायोरिटी दो। इसके लिए एक प्रॉपर डाइट लेना बहुत ज़रूरी है, और प्रॉपर जैसे कहते हैं लाइफस्टाइल मेंटेन करना, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने जो आपके प्रॉब्लम्स आती हैं, खांसी आती है, कुछ है, उसको इग्नोर मत करो। इग्नोर सबसे इम्पोर्टेंट, ये सबसे खतरनाक हो सकता है। अब आपने एक बात कही थी अभी कि जो लोग बहुत सारे एक साथ रहते हैं, कम्युनिटी लिविंग है, एक कमरे में ही बहुत सारे लोग होते हैं, प्रवासी खास तौर पर बहुत सारे एक साथ रहते हैं, तो उनके लिए आप क्या सलाह देंगे कि अगर आपको लगता है कि किसी को TB है, तो सबसे पहले उसकी शिकायत करें, रिपोर्ट करें, और अगर वो नहीं कर सकते, जो कोई इंसान है जिसको है और वो कुछ नहीं कर रहा, तो आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? इसमें वही बेसिकली इसमें जैसे कहते हैं ना कि एजुकेशन एक सबसे इम्पोर्टेंट रहती है। जो पर्सन है, जो पेशेंट है, जिसको पता है मुझे TB है, उसी को ध्यान रखना है ना। अगर वो छुपाएगा तो अब चेहरे पे तो लिखा नहीं ना आएगा। मान लीजिए अगर कोई छुपा रहा है, उसको देखिए डॉक्टर साहब, थोड़ा एक जो अगर हम बात करें हमारी कंट्री में, ये थोड़ी सी मानसिकता ऐसी है कि छुपा लो, आपने भी पहले बोला था, चलने दो, कोई ना ठीक हो जाएगा। हमारे पास अभी भी पेशेंट आएंगे कि जी हम जाएंगे जी, हमारा गुजारा नहीं होगा, हमारे को जॉब से निकाल देंगे, तो एट दिस टाइम हम कहते हैं भी आपकी वजह से कितने लोगों को रिस्क रहेगा, पर वो समझते हो ना, उनको अपना पड़ा होता है टू सम एक्सटेंट, वो राइट भी है कि हम
क्या करें? ये तो है नहीं भी मैं महीना 2 महीने छुट्टी लेके बैठ और कई लोग जो मेडिसिन भी शुरू करते हैं बीच में छोड़ देते हैं। हाँ, एक वो बहुत गलत है। जब आपका एक डायग्नोसिस हो गया, आपको पता है टीबी है, तो जो हम कहते हैं क्योरेबल है, इसका मिनिमम पीरियड जैसे 6 मंथ का होता है, 6 महीने का, और सारी दवाई गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही अच्छे अब अरेंजमेंट्स हैं, सारी ट्रीटमेंट तक फ्री मिलती है। अब तो क्या होता है कि अगर टीबी का पेशेंट है उसको नोटिफाई भी करते हैं, चाहे हम प्राइवेट प्रैक्टिशनर हैं, जो भी ट्रीटमेंट शुरू करता है, इवन प्राइवेट प्रैक्टिशनर भी, हमें नोटिफाई करना पड़ता है कि इसका टीबी किस वे में डायग्नोस, इसकी फेफड़ों की टीबी है या दूसरी टीबी है, जैसे नॉन मतलब एक्स्ट्रा पल्मोनरी बोलते हैं। और ट्रीटमेंट अगर आप जहाँ से मर्जी लो, ट्रीटमेंट आपको पूरा करना चाहिए। अब मुड़ आते हैं उसी सवाल पे जो मैंने आपसे पूछा। अब देखिए, अब कोई इंसान है जिसको लगता है कि ये एक टैबू बन जाएगा, कि मेरे पास तो टाइम नहीं है कि मैं टीबी के लिए कोई ख़ास मेडिसिन लूँ या इतने दिन का करूँ, और अगर वो छिपा भी रहा है या फिर वो कोई इलाज नहीं कर पा रहा है, तो जो उसके आसपास के लोग हैं वो तो रिस्क बढ़ ही जाता है। तो वो अपने आप को कैसे बचा सकते हैं अगर आप ऐसे एक साथ रह रहे हैं? बता रहा हूँ ना, वो तो रादर इसमें सबसे बड़ा क्या रिस्क होता है, जो लोग मिडवे ट्रीटमेंट बीच में छोड़ देते हैं, उसमें फिर रेजिस्टेंट टीबी बन जाती है, जिस पे सिंपल दवाइयां भी नहीं असर करती। अच्छा, हाँ, तो अगर आपने तो यहाँ पर डॉक्टर विग हमको ये बता रहे हैं कि अगर आपको टीबी है और आप उसकी दवाइयाँ ले रहे हैं और उसको बीच में छोड़ दें, तो रेजिस्टेंस टीबी क्या होता है? रेजिस्टेंट टीबी में जो मेन मेडिसिन हैं जो आजकल चलती हैं, उसमें रिफैम्पिसिन ड्रग होती है या जो भी कॉम्बिनेशन है जो क्योर करता है, वो असर ही नहीं करती। और उसका सबसे बड़ा डेंजर क्या है कि जिस फैमिली में रह रहा है, अगर उसके जो किसी भी रिश्तेदार या भाई बहन जिसको भी हो जाता है, उसको फिर पहले से ही रेजिस्टेंट टीबी हो जाएगी, जिस पे दवाइयाँ नहीं असर करेंगी। ये बहुत बड़ी बात है जो जानना जरूरी है कि दवाइयाँ एक बार शुरू करी तो आप वो दवाई नहीं छोड़ सकते, क्योंकि रेजिस्टेंट टीबी आपको भी और आपके परिवार में भी किसी को हो सकता है। डेफिनेटली। और अगर आपको लगता भी है भी मेरे को ट्रीटमेंट से कोई दिक्कत आ रही है, तो आप अपने डॉक्टर को विजिट करिए। लेकिन ट्रीटमेंट बीच में बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अब कई बार क्या होता है, जब टीबी की दवाई शुरू करते हैं, से 100 में से 10% लोग होते हैं जिनको कई बार दवाई नहीं सूट करती है, उनको पीलिया होने का डर रहता है या जो भी है, तो उस फेज में वो मॉडिफाई हो जाती है, ट्रीटमेंट बंद नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आप टीबी की दवाई ले रहे हैं और आपको सूट नहीं कर रही, अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए, बंद बिल्कुल नहीं करना। बंद बिल्कुल नहीं। तो आंकड़ों की बात करें, पंजाब में क्या आंकड़े हैं टीबी के? पंजाब में जो अब पीछे एक जो फिगर्स आई थी उसमें था कि अबाउट 58,000 पेशेंट हैं टीबी के, और उनमें से सरप्राइजिंगली 10,000 तो खाली लुधियाना के ही हैं। 10,000 पेशेंट्स खाली लुधियाना से ही? पर एक जो है पंजाब का बहुत अच्छा है कि उनका है टारगेट है कि हम 2025 जो चल भी रहा है अभी, इसमें हम पंजाब को टीबी से इरेडिकेट टीबी मुक्त कर देंगे। और एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी टीबी मुक्त अभियान तो चल रहा है। तो उसके कंटेस्ट में पंजाब का ये टारगेट है। पर वही कहना, ये चैलेंजेस जो है इसमें जो पेशेंट्स हैं, फैमिली है, उनकी कोऑपरेशन बहुत। अब डॉक्टर साहब, आप अपने एक्सपीरियंस से बताएं, जिस तरह से आपको पेशेंट्स आते हैं, कोई ऐसा आपके साथ वाकया हुआ हो कि आपको लगा अरे भाई या तो कोई बहुत अच्छा कर गया हो, आपने सोचा ना हो, या कोई ऐसा वाकया हुआ आपके साथ कि लगा कि इसको मैं कैसे समझाऊं, कोई ऐसा हम एग्जाम्पल जो और लोग समझ पाए, सुन पाए? उसमें फिर हम बहुत ऐसे आते हैं, इनफैक्ट बहुत होते हैं, तो रादर हम उनके बोलेंगे कि कोई आपका जो रिलेटिव है या कोई जो इस चीज़ को समझता है, और उनको बताते हैं कि भी आप ये चीज़ का ध्यान रखो, नहीं तो आपके लिए मुश्किल पड़ेगी। पर अनफॉर्चुनेटली फिर भी एक कैटेगरी है जो सुनती नहीं है। तो मोर्टेलिटी रेट कितना है अगर टीबी हो जाए? कितने लोग जो ऐसे जो अपनी जान खो जाते? उसमें क्या होता है कि नज़रअंदाज करके, मतलब जो कॉम्प्लिकेशंस वाली आ जाती है ना, जैसे सपोज किसी की शुगर बहुत बढ़ गई है, और या जैसे कई बार इसमें ब्लड खून आ जाता है, तो खून की उल्टी आ गई। पर कंपैरेटिवली अगर बहुत एडवांस टीबी है तो मोर्टेलिटी के चांस ज़्यादा रहते हैं, पर मोस्ट ऑफ द टाइम ये कंट्रोल। इवन रेजिस्टेंट टीबी के लिए भी गवर्नमेंट की तरफ से, इवन पंजाब में भी
जो सेंटर्स अप्रूव हुए हैं सारी दवाई वो फ्री देती हैं और वो दवाई की कॉस्ट भी लैक्स में भी चले जाती है तो भी वो फ्री मिलती है और उसमें कोई ब्रेक नहीं आती। अच्छा, तो आप कहना चाह रहे हैं अगर ये जो टीबी की दवाई है इसकी जो रेजिस्टेंट टीबी वाली रेजिस्टेंट टीबी वो भी महंगी होती है पर वो भी सारी फ्री मिलती है, वो भी सारी जो सरकार है फ्री में मुहैया कराती है। गवर्नमेंट का एक वन ऑफ द बेस्ट वरदान है। हाँ, प्रोग्राम है। नहीं तो मुझे याद है कुछ साल पहले लोग कहेंगे कि जी सानू तुसी ट्रीटमेंट शुरू कर दो, 2-3 महीने बाद ही उनकी फाइनेंशियली बस हो जाती थी तो उसमें फिर और रिस्क बढ़ जाते थे। अब गवर्नमेंट और बेस्ट जैसे होता है ना, आगे कई प्रोग्राम्स में होता था जी गवर्नमेंट के आप जी ट्रस्ट नहीं करे जी पिछो पता नहीं दवाइयाँ आ रही हैं नहीं आ रही हैं, ऐसा नहीं है इसमें। एक बार ही आप एनरोल हो गए आपको पूरी ट्रीटमेंट मिलनी है। दैट इज द बेस्ट पार्ट, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी है, वो लाइलाज बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, एक बार इलाज शुरू करें तो बीच में नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो न केवल आपके लिए बल्कि आपके परिवार के लिए भी खतरा है। तो डॉक्टर साहब, आखिरी मैसेज आपका क्या है हमारे ऑडियंस के लिए टीबी से? जो टीबी हम यही लोगों को एडवाइस करेंगे कि इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अपना डायग्नोसिस बनाइए, ट्रीटमेंट पूरी लीजिए, अपने आप को भी क्योर करिए और अपने परिवार को भी बचाइए। बिल्कुल। और जो छोटे बच्चे होते हैं वो और भी एट हाई रिस्क होते हैं। और जब गवर्नमेंट आपको इतनी सारी फैसिलिटीज़ दे रही हैं, दवाइयाँ फ्री दे रही हैं, टेस्ट फ्री कर रही है, एक स्पेशल और टेस्ट होता है जो गवर्नमेंट का CB नेट बोलते हैं, उसमें वो ये भी बता देते हैं शुरू में कि ये जो ड्रग रिफैम्पिसिन है ये आपको असर कर रही है या नहीं कर रही है। और वो प्राइवेट सेक्टर में अगर 2-2.5 हज़ार का टेस्ट होता है वहाँ फ्री होता है, तो आप उसको अवेल करो। NGOs हैं जो अब क्लिनिक से भी जाके सैंपल ले लेते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको है टीबी डायग्नोज हो जाती है तो आप उसको पूरा ट्रीटमेंट कर अपने आप को क्योर करिए। हम बात कर रहे हैं टीबी की। डॉक्टर विक, अगर आपके घर में आपके जो डोमेस्टिक हेल्प्स हैं, कोई स्टाफ है या कोई नौकर है, वहाँ पर किसी को टीबी हो जाए तो क्या एहतियात बरतनी चाहिए? उसमें ये बहुत ज़रूरी है कि जो स्पेशली अगर कुकिंग करता है पर्सन तो उसमें अगर वही स्पूटम पॉजिटिव है तो आप इमेजिन करिए कि वो सबको वो एक तरह स्प्रेड करेगा। बिल्कुल। हाँ। तो ये बहुत एक्चुअली यहाँ ट्रेंड नहीं है। नहीं तो आइडली तो अगर आपको लगे जी आपका जो घर का कोई भी ऐसा हेल्पर है जिसको खांसी वगैरह चल रही है उसका एक्सरे कराया जाए, टेस्ट कराया जाए, और अगर बाय चांस टीबी निकलती है तो एटलीस्ट उसे एक फॉर टाइम बीइंग के लिए उसे उस एरिया में नहीं रखा जाए। और आप जैसे बताया ट्रीटमेंट भी फ्री मिल जाती है। तो ये होता है कि अगर एक लेवल कुछ देर की ट्रीटमेंट चल जाती है फिर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन नहीं रहता, और अगर वो ठीक हो जाए तो आप उसको दोबारा रख सकते हैं। और बच्चे अगर घर में हैं तो क्या खास? और भी अब जैसे ये बहुत कॉमन है जो आजकल मेड्स जो उनको लुक आफ्टर करती हैं तो उसमें फिर रिस्क नहीं लेना चाहिए। इट्स ऑलवेज गुड कि बदल ही लो। क्योंकि मेड ने तो सारा टाइम बच्चों को, आजकल जो ट्रेंड भी होते हैं कि छोटे बच्चों को सारा टाइम वो उन्होंने देखना पड़ता है, अगर वही इस तरह है तो बच्चे तो बहुत हाई रिस्क पे रहते हैं। बिल्कुल। तो अगर आपके घर में किसी को भी आपको लगता है कि खांसी ज्यादा आ रही है तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, टीबी टेस्ट जरूर कराएं। और अगर लगता है तो चाहे टेम्परेरी उनको नौकरी से हटा देना चाहिए, चाहे बाद में रख लें जब क्योर हो जाए। उनको पे भी कर दो, कुछ कर दो, पर एटलीस्ट उस जगह से अपने आप को तो प्रोटेक्ट करिए, अपने और अपने परिवार को। छोटे बच्चों के लिए तो बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, जो हेल्थ वर्कर्स हैं जिनका काम ये है कि जो टीबी के पेशेंट्स हैं उनको देखना, या आप भी हो गए, बिकॉज ये दिस इज कम्युनिकेबल, छूत की ही बीमारी है ना, तो उनको क्या खास एहतियात बरतनी चाहिए? इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी हेल्थ को पूरा फोकस करो। इम्यूनिटी, मैं बार बार वही वर्ड यूज करता हूँ ना, आपकी अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आप बच जाते हो। और जैसे बताया कि हम सब के अंदर एक बेसिक इम्यूनिटी होती है जो प्रोटेक्शन देती है, पर डेफिनेटली जो इसमें जो हमने देखा जब यंग डॉक्टर्स आते हैं और उनका जब वार्ड्स में एक्सपोजर होता है तो काफ़ी ऐसे भी निकलते हैं जिनको
टीबी हो जाती तो कैच कर जाते हैं। और स्पेशली एक जो जिसे कहते हैं प्लूरल फ्यूजन बोलते हैं कि चेस्ट में पानी आ जाता है, प्लूरल फ्लूइड होता है, उतनी वो जो कहते हैं इतनी रिस्क वाली नहीं गिनी जाती है, पर मतलब होते हैं डॉक्टर्स भी ऐसे, और इस तरह बाकी स्टाफ का भी। और उसमें भी फिर यह है कि जिस एरिया में आप जैसे सपोज माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट है जहाँ पर वो हैंडल ही वो करते हैं या इस तरह, तो वो फिर उनको अपने ध्यान रखना पड़ता है। सुरक्षित रहें। हाँ। यही हमारी इस ये जो पॉडकास्ट है उसका मोटिव था, और यही हम आशा भी करते हैं। डॉक्टर विक, थैंक यू सो मच। थैंक यू।